स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 का यानी आवर एनवायरनमेंट के कुछ एमसीक्यूज, क्योंकि इससे पहले हमने चैप्टर का ब्रीफ जान चुके हैं पहले पार्ट में और ये पार्ट 2 है। ठीक है, और जो कोर्स कोड है वो क्या है, BE 181। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस व्यू से, और पूरा आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली हिंट दूंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, और किसी ने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो देखिए यानी पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही ये सेकंड पार्ट वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कहा गया है यहाँ पर द वर्ड एनवायरमेंट, जो वर्ड है एनवायरमेंट वो कहां से आया है, तो ऑप्शन दे देगा आपको A B C। तो मैं आपको बता देता हूं, जो वर्ड एनवायरमेंट है वो बेसिकली आपका आया है फ्रेंच वर्ड से। ठीक है, यानी किससे आया है वो आपका फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड जिसका नाम है एनवायर। ठीक है, और फ्रेंच में एनवायर का मीनिंग होता है यहां पर सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग में है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसको बोलते हैं हम लोग एनवायरमेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको आंसर करना आ गया होगा कि जो वर्ड है एनवायरमेंट यानी जो पर्यावरण भी बोल सकते हैं हिंदी में, ये कहां से आया है, तो फ्रेंच में बोला जाता है एनवायरमेंट। ठीक है, यानी मैं इसको पूरा कर देता हूं एनवायरमेंट, और इसका मतलब होता है सराउंडिंग, जो भी चीज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है यहाँ पर अबायोटिक का क्या मतलब है। अबायोटिक मीन्स, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अबायोटिक का मीनिंग क्या होता है। बायो मतलब पता होना चाहिए लिविंग, और आ मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग होता है अबायोटिक का मतलब, तो यहां पर बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया मैंने। और इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी आया हुआ है, वो भी बहुत सिंपल है। उसमें पूछा गया है कि बायोटिक क्या होता है। बायोटिक मीन्स, तो आप बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर दे सकते हैं कि बायो का मतलब यहां पर है लिविंग, यानी लिविंग थिंग्स। ठीक, और भी यहां पर एक नाम से और बता देते हैं आपको, नॉन लिविंग को यहां पर इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक, और यहां पर लिविंग को बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो यहां पर 3 क्वेश्चन हमारे कवर हुए, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर। अच्छा, यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में डिटरमिनिज्म क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इसका हिंदी में मीनिंग होता है निश्चयवाद। यहां पर बेसिकली आप ये कह सकते हो जितने भी यानी ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं, यानी ह्यूमन कुछ भी करता है उस पर किसका कंट्रोल रहता है, एनवायरमेंट का। किसका कंट्रोल रहता है, एनवायरमेंट का। इसी को बोलते हैं डिटरमिनिज्म। ठीक है, ऑप्शन में आपको मैं बता भी देता हूं। यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है इन्होंने, यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूं इसका। यहां लिखा हुआ है इट स्टेट दैट द फिजिकल एनवायरमेंट कंट्रोल all the aspects of human life। ठीक है, यानी यहां पर निश्चयवाद यानी डिटरमिनिज्म का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल, कि जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट है वो सारी एक्टिविटी कंट्रोल कर लेता है आपकी ह्यूमन लाइफ की। ठीक है, जैसे पहले के ट्राइबल्स जो थे यानी जो आदिवासी थे, वो किस पे डिपेंड थे, पूरे तरीके से एनवायरनमेंट पे, यानी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढले हुए थे। ठीक, और इसी पर आया है क्वेश्चन नंबर 5 जिसको बोला गया है पॉसिबिलिज्म। क्या बोला गया है, पॉसिबिलिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है संभावनावाद। सिंपल सा मीनिंग है,
और यहां पर भी आपको मैं बता दूं इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। ठीक है, केवल और केवल यहां पर आप ये कह सकते हो कि इट स्टेट दैट यानी ह्यूमन कंट्रोल द एनवायरमेंट, यानी यहां पर इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी पॉसिबिलिज्म का मतलब यहां पर उल्टा है बिल्कुल, कि जो ह्यूमन है वो कंट्रोल कर लेगा इन्वायरमेंट को। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर बारिश आ रही है बहुत ज्यादा, तो वो क्या करेगा, वेल बना लेगा, पॉन्ड बना लेगा, यानी कंट्रोल कर लेगा पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब ऐसे ऐसे सीड्स भी बना लिए कि उसको मौसम की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ह्यूमन ने पूरा कंट्रोल कर रखा है एनवायरनमेंट को। ठीक, और इसका एक और भी होता है, वो है आपका इकोलॉजिकल अप्रोच। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन नंबर 6 में कि इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, तो वो यहां पर ये है कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, यानी ह्यूमन भी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करे और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी कुछ ह्यूमन ढले, तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया, या फिर एनवायरमेंटलिज्म भी इसको नाम जाना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इस पे एमसीक्यू में। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे एमसीक्यू में थे, यानी ऑप्शन था किसी का डी या किसी का ई, ऐसे करके आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपने टिक करना है सिंपल वे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाहर नहीं जाऊंगा मैं। आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया डिटर्मिनिज्म के बारे में मैंने बताया, यहां पर बोला गया है जो डिटर्मिनिज्म है उसकी किसने अप्रोच दी थी, यानी अप्रोच यानी उसको किसने डेवलप किया था, अप्रोच। तो आप कह सकते हो इसका बहुत ही सिंपल नाम है फ्रेडरिक रेजल। ठीक है, फ्रेडरिक रेजल, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना वहां पर, फ्रेडरिक रेजल। ठीक है, यानी इसने इसको बहुत डेवलप किया था कि जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन को ढलना पड़ता है। ये किसने बताया था, फ्रेडरिक रेजल ने। और भी यहां पर क्वेश्चन है कि इसको बाद में फर्दर एक्सपेंड किसने किया था, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे ये 7th हो गया, क्वेश्चन 8 हो गया, इसको फर्दर एक्सपेंड किसने किया था और ज्यादा इसको किसने बढ़ाया था, यानी आप कह सकते हो फर्दर एक्सपेंड। देखिए यहां से इसको डिटर्मिनिज्म को फर्दर एक्सपेंड किया था। ठीक है, उनका नाम था, आप बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हैं एलिसवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, ये इनका नाम है, इसने ही डिटर्मिनिज्म अप्रोच को और ज्यादा फर्दर एक्सपेंड किया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि जो फ्रेडरिक रेजल है वो एक्चुअल में कहां से बिलोंग करते हैं, तो आप ये कह सकते हो वो एक जर्मन ज्योग्राफर है। कौन है, जर्मन। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आपसे। देखिए मैं बिल्कुल चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा हूं, तो इसलिए आप चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये एक एमसीक्यू टाइप है क्वेश्चंस। आगे करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर एक पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, हरमन डेले वाज ऑन, यानी हरमन डेले कौन है, तो अब ये कह सकते हो जो हरमन डेलो है वो एक्चुअली हरमन डेले एंड इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो हरमन डेले कौन है, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स है, यानी ध्यान रखते हैं इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर। आगे और भी थोड़ी सी बात बताते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या कहा था। देखिए
हरमन डेले ने ना एक बात कही थी, उस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं। उन्होंने एक चीज मेंशन की थी, उन्होंने कहा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक क्या है, ऑक्सीमोरोन है। क्या है? ऑक्सीमोरोन। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीमोरोन का सिंपल सा मीनिंग यहां पर ये है जो हरमन डेले कहना चाहते हैं, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बिटर स्वीट है, यानी एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और एक कड़वा सच भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है। यानी क्या है, बिटर स्वीट। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि ऑक्सीमोरोन का मीनिंग पूछा जा सकता है आपसे, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो हरमन डेले हैं वो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स हैं और उन्होंने कौन सी बात कही है। तो ये बहुत सिंपल बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उन्होंने बात कही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है, एक ऑक्सीमोरोन है जो क्या है, बिटर स्वीट, यानी कड़वी मिठाई कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। यानी एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। आगे देखते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर पूछा गया एक क्वेश्चन में, हाउ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड ग्लोबली नेम्ड। देखिए बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यानी पूरे वर्ल्ड में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनको ग्लोबली नाम दिया है कि उनका कुछ नाम है। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो आपने बताने हैं अबाउट 1.7 मिलियन। ठीक है। यानी इतने जीव हैं जिनका नाम हम रख चुके हैं, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की नहीं है, यानी गए नहीं है हम लोग, जैसे ओशियंस वगैरह हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना ही है आपने। और आगे देख लेते हैं, और क्वेश्चन थे आपके पास। एक पूछा गया यहाँ पर WCED का फुल फॉर्म, इसका क्या फुल फॉर्म है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए ये इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन में दिया गया है। छोटा सा मैं इसका फंक्शन बता देता हूं। देखिए इसका जो काम है ना वो ये काम है जो अभी करंट की जनरेशन है, ठीक है, यानी करंट जनरेशन है, वो जो रिसोर्सेस कर रही है यूज, उनसे बचाकर जो रिसोर्स को किसको दिया जाए, फ्यूचर जनरेशन को दिया जाए। ठीक है। इसीलिए जो है ये कमीशन यानी आप कह सकते हो बनाया गया है, वर्ल्ड कमीशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। यानी ये ऐसा ना हो कि जो अभी रिसोर्सेस हैं वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएं, यानी ये जनरेशन जो अभी चल रही है वो सारे रिसोर्सेज को खत्म कर ले और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना। तो इस पर ये जो कमीशन है वो काम कर रहा है ताकि इनसे बचाकर कुछ रिसोर्सेज इनको भी दिए जाएं ताकि ये अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्टली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखिए पहले, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, यानी पार्ट 3। थैंक यू।